नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन में सैन्य कार्रवाई के दिए आदेश। पुतिन ने कहा कि अगर यूक्रेन पीछे नहीं हटता है तो जंग जारी होगी। रूस ने यूक्रेन के साथ जंग का ऐलान कर दिया है। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि पूरे मामले पर उनकी नजर बनी हुई है और अगले दिन वे G7 और नाटो समूह के देशों के साथ बैठक करेंगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आखिरकार गुरुवार को यूक्रेन के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है। उन्होंने सैन्य कार्रवाई का ऐलान करते हुए यूक्रेन की सेना को हथियार डालने के लिए कहा है। यूपी में 4 चरणों का मतदान पूरा हो चुका है। अब राजनीतिक दलों की नजर बाकी बचे 3 चरणों के चुनाव पर है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन द्वारा यूक्रेन में सैन्य कार्रवाई के आदेश के बीच अब भारत ने भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अपना पक्ष रखा है। राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन में सैन्य कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं। पुतिन ने कहा है कि अगर यूक्रेन पीछे नहीं हटता है तो जंग होकर रहेगी। पुतिन ने यूक्रेनी सेना को धमकी देते हुए कहा है कि जल्द से जल्द हथियार डाल दें, नहीं तो युद्ध को टाला नहीं जा सकता है। पुतिन ने आगे कहा कि अगर कोई दूसरा देश बीच में आता है तो उसके खिलाफ भी जवाबी कार्रवाई होगी। रूसी द्वारा हमले शुरू करने के बाद यूक्रेन सरकार ने कीव एयरपोर्ट को खाली करवाना शुरू कर दिया है। रूस ने कीव, खार्किव समेत कई यूक्रेनी शहरों में मिसाइल से हमला शुरू कर दिया है। स्थिति भयावह होती जा रही है। संयुक्त रूस के प्रतिनिधि ने कहा है कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा घोषित विशेष अभियान यूक्रेन के लोगों की रक्षा के लिए है जो वर्षों से पीड़ित हैं। हमारा लक्ष्य जो है यूक्रेन को नरसंहार से मुक्त करना है। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 51 के अनुरूप निर्णय लिया गया है कि हम यूक्रेन में स्थिति का विश्लेषण करें। रूस द्वारा जंग के ऐलान के बाद यूक्रेन के पूर्वी बंदरगाह शहर मरियुपोल में शक्तिशाली विस्फोट की आवाज भी सुनाई दी गई है। यूक्रेन के विदेश मंत्री दमित्रो कुलेबा ने कहा है कि यूक्रेन अपना बचाव करेगा और जीतेगा भी। पुतिन ने अभी यूक्रेन पर पूर्ण पैमाने पर आक्रमण शुरू किया है। यूक्रेन के शांतिपूर्ण शहरों पर हमले हो रहे हैं। यह आक्रामकता का युद्ध है। दुनिया पुतिन को भी रोक सकती है और उसे भी करना चाहिए। अब कार्रवाई करने का समय है। रूस ने यूक्रेन के साथ जंग का ऐलान कर दिया है। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि पूरे मामले पर उनकी नजर बनी हुई है और अगले दिन वे G7 और नाटो समूह के देशों के साथ बैठक करेंगे। उन्होंने कहा कि दुनिया रूस को इस युद्ध से होने वाली मौत और तबाही का जिम्मेदार मानेगी। बाइडेन फिलहाल व्हाइट हाउस से पूरे जो है मामले पर नजर बनाए हुए हैं और अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा टीम से लगातार अपडेट ले रहे हैं। अमेरिका पहले ही रूस पर कई तरह के प्रतिबंध लगा चुका है। पुतिन ने यूक्रेनी सेना से कहा है कि वे हथियार डाल दें और अपने घर लौट जाएं, अन्यथा युद्ध नहीं टाला जा सकता है। इसके साथ ही रूस ने बाकी देशों को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर कोई दूसरा देश बीच में आता है तो उसके खिलाफ भी जवाबी कार्रवाई की जाएगी। सुरक्षा परिषद में अमेरिका प्रतिनिधि ने कहा है कि हम रूस की कार्रवाई का एकता के साथ जवाब देना जारी रखेंगे। हम यहां रूस को रुकने, अपनी सीमा पर लौटने, सैनिकों को वापस बैरक में भेजने की अपील करने आए हैं। हमने राजनीतिकों को वार्ता की मेज पर एक साथ लाएंगे। रूस ने सचमुच यूक्रेन की समरूपता का उल्लंघन किया है। यूक्रेन में आपात काल की घोषणा कर दी गई है। इसके साथ ही यूक्रेन के 30 लाख लोगों को रूस छोड़ने के लिए कहा गया है। यूक्रेन की संसद ने आम लोगों के पास हथियार रखने का भी प्रस्ताव पास कर दिया है। रूस पहले ही यूक्रेन के आंतरिक सुरक्षा, विदेश और बैंक से जुड़ी अहम वेबसाइट पर साइबर अटैक कर चुका है और इससे पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति रूस के लोगों से शांति की भावुक अपील भी कर चुके हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आखिरकार गुरुवार को यूक्रेन के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। उन्होंने सैन्य कार्रवाई का ऐलान करते हुए यूक्रेन की सीमा को हथियार डालने और घर लौटने के लिए कहा है। पुतिन ने कहा है कि यदि कोई दूसरा देश बीच में आया तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। उधर राजधानी कीव समेत यूक्रेन के कुछ इलाकों में धमाकों की आवाजें भी सुनी गई हैं। कीव एयरपोर्ट पर कब्जे के प्रयास की भी खबर है। रूस के ऐलान पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि जंग के लिए रूस जिम्मेदार होगा। पुतिन ने भी पश्चिमी देशों व नाटो को भी परोक्ष रूप से धमकाते हुए कहा है कि हमारे बीच में कोई दखल न दे और हमारे देश व हमारे लोगों को खतरा पैदा नहीं होना चाहिए। उन्होंने समझ
लेना चाहिए कि ऐसा दखल की दिशा में रूस का तत्काल जवाब जो है रूस की तरफ से अन्य देशों को दिया जाएगा और उनको अंजाम भी भुगतना पड़ेगा, जो इतिहास में कभी नहीं देखने को मिला होगा। पुतिन ने कहा कि वह सारे फैसले कर चुके हैं, चाहे जो अंजाम हो। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा है कि जंग व मौतों के लिए रूस जिम्मेदार है। व्हाइट हाउस हालात पर नजर रखे हुए। उत्तर प्रदेश में 4 चरणों का मतदान पूरा हो चुका है। अब राजनीतिक दलों की नजर बाकी बचे 3 चरणों के चुनाव पर है और इसे जीतने के लिए सभी ने पूरी ताकत झोंक दी है। कौशाम्बी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी गुरुवार को 24 फरवरी को प्रयागराज पहुंच रहे हैं। यहां प्रयागराज की सभी 12 विधानसभा सीट के साथ पड़ोसी जिले प्रतापगढ़ की 7 सीटों के भाजपा और उनके सहयोगी दल के उम्मीदवारों के समर्थन में वह फाफामऊ में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। उनकी सभा दिन में 2 बजे शुरू होगी। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव बृहस्पतिवार को प्रयागराज में 2 सभाओं को संबोधित करने के अलावा शहरी क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान भी करेंगे। वह रथ पर सवार होकर अलग अलग क्षेत्रों में भ्रमण और लोगों को संबोधित करेंगे। अखिलेश यादव शहरी क्षेत्र में रोड शो के बाद रात में करीब 8 बजे लखनऊ के लिए रवाना होंगे और इस दौरान शहरी एवं गंगा पार की 8 सीटों के अलावा कौशाम्बी के मतदाताओं पर भी उनकी नजर रहेगी। रूसी राष्ट्रपति पुतिन द्वारा यूक्रेन में सैन्य कार्रवाई के आदेश के बीच अब भारत ने भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अपना पक्ष रखा है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टी.एस. त्रिमूर्ति ने कहा कि हम तत्काल युद्ध टालने की अपील करते हैं। स्थिति एक बड़े संकट में तब्दील होने के कगार पर है। अगर इसे सावधानी से नहीं संभाला जाता है तो यह सुरक्षा को कमजोर कर सकता है। सभी पक्षों की सुरक्षा को ध्यान में रखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम सभी पक्षों से संयम बरतने का आह्वान करते हैं। हमें विश्वास है कि इस मुद्दे को केवल राजनीतिक बातचीत के माध्यम से हल किया जा सकता है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन में सैन्य कार्रवाई के आदेश दिए हैं। आदेश जारी करते ही पुतिन ने कहा है कि अगर यूक्रेन पीछे नहीं हटता है तो जंग होकर रहेगी। पुतिन ने यूक्रेनी सेना को धमकी देते हुए कहा कि जल्द से जल्द हथियार डाल दें, नहीं तो युद्ध को टाला नहीं जा सकता है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है कि जो कोई भी हमारे देश और हमारे लोगों के लिए खतरे पैदा करने की कोशिश करता है उसे पता होना चाहिए कि रूस की प्रतिक्रिया तत्काल होगी और आपको ऐसे परिणामों की ओर ले जाएगी जैसा आपने पहले इतिहास में कभी नहीं देखा है। भारत में यूक्रेन इंटरनेशनल एयरलाइंस के एक अधिकारी ने जानकारी देते हुए कहा है कि यूक्रेन इंटरनेशनल एयरलाइंस की एक स्पेशल फ्लाइट छात्रों सहित 182 भारतीय नागरिकों को आज सुबह 7:45 दिल्ली हवाई अड्डे पर लैंड हुई है। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन में सैन्य कार्रवाई के दिए आदेश। पुतिन ने कहा कि अगर यूक्रेन पीछे नहीं हटता है तो जंग जारी होगी। रूस ने यूक्रेन के साथ जंग का ऐलान कर दिया है। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि पूरे मामले पर उनकी नजर बनी हुई है और अगले दिन वे G7 और नाटो समूह के देशों के साथ बैठक करेंगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आखिरकार गुरुवार को यूक्रेन के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है। उन्होंने सैन्य कार्रवाई का ऐलान करते हुए यूक्रेन की सेना को हथियार डालने के लिए कहा है। यूपी में 4 चरणों का मतदान पूरा हो चुका है। अब राजनीतिक दलों की नजर बाकी बचे 3 चरणों के चुनाव पर है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन द्वारा यूक्रेन में सैन्य कार्रवाई के आदेश के बीच अब भारत ने भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अपना पक्ष रखा है। ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के जुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की महत्वपूर्ण खबरों पर। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक पर बुधवार को ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। जांच एजेंसी ने तड़के ही दाऊद इब्राहिम से जुड़े एक मनी लॉन्ड्रिंग केस में उनके घर छापा मारा और इसके बाद 7 बजे ईडी उन्हें अपने साथ पूछताछ के लिए ले गई। बताया गया है कि तकरीबन 6 घंटे तक चली पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार को कहा कि महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक को गिरफ्तार करने
का प्रवर्तन निदेशालय का कदम नियमों के अनुरूप है और इस मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने मलिक पर 1993 के मुंबई सीरियल बम धमाकों के आरोपियों के साथ जमीन के सौदे में लिप्त होने का भी आरोप लगाया है। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक को धन शोधन के एक मामले की जांच के सिलसिले में गिरफ्तार किए जाने के बाद यहां की एक अदालत ने उन्हें ईडी की हिरासत में भेज दिया है। अधिकारियों के मुताबिक अदालत की कार्रवाई के बाद मलिक को रात करीब 9 बजे बलाड स्टेट में ईडी के दफ्तर लाया गया। देर हो जाने की वजह से मंत्री को ईडी के दफ्तर में ही रात गुजारनी पड़ी। 3 दिन बाद दिल्ली में फिर कोरोना संक्रमण के दैनिक मामलों में उछाल दर्ज हुआ है। पिछले एक दिन में 500 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं, जबकि इस दौरान 3 मरीजों की संक्रमण के चलते मौत भी हुई है। आंकड़ों के अनुसार बीते शनिवार को राजधानी में 635 लोग संक्रमित मिले थे, लेकिन इसके बाद रविवार को 570, सोमवार को 360, मंगलवार को 498 नए मरीज सामने आए, जबकि बुधवार को स्वास्थ्य विभाग ने जानकारी दी कि पिछले एक दिन में 583 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं और इस बीच 603 रोगियों को छुट्टी दे दी गई है। विभाग के अनुसार बीते एक दिन में 55,504 नमूनों की जांच में 1.5% कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। फिलहाल राजधानी में कुल संक्रमित रोगियों की संख्या बढ़कर 18,57,598 हो गई है, जिसमें से 18,29,145 रोगी ठीक भी हुए हैं, जबकि 26,109 रोगियों की अब तक मौत हो चुकी है। दिल्ली में अभी भी 2,344 कोरोना मरीज उपचाराधीन हैं, जिनमें से 1,574 रोगी अपने अपने घरों में आइसोलेशन में हैं, लेकिन 241 मरीजों का इलाज अस्पतालों में चल रहा है। इसके अलावा 7 मरीजों के घर में क्वारंटाइन रहने की जगह न होने की वजह से उन्हें कोविड निगरानी केंद्र में रखा गया है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी हेल्थ बुलेटिन में बताया गया है कि अस्पतालों में भर्ती कोरोना मरीजों में से 90 की हालत गंभीर होने के चलते उन्हें आईसीयू में रखा गया है, जबकि 75 मरीजों को ऑक्सीजन थेरेपी दी जा रही है। इनमें से 19 रोगियों की हालत अति गंभीर होने की वजह से उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार कुकी उग्रवादियों समूहों के साथ शांति वार्ता करेगी और उनकी समस्याएं अगले 5 साल में सुलझ जाएंगी। जिस तरह पड़ोसी राज्य असम में उग्रवादी समस्या को सुलझाया गया है, उसी तरह किसी भी कुकी युवा को हथियार उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मणिपुर के चूड़ाचंदपुर जिले में एक चुनावी रैली में उन्होंने यह भरोसा जताया। कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड पीपल फ्रंट जैसे आतंकी समूह मणिपुर में कुकी जनजाति के लिए अलग राज्य की मांग कर रहे हैं। सरकार ने उनके साथ अपनी गतिविधियां रोकने का समझौता किया है। अमित शाह ने कहा कि हम पर भरोसा रखें, हम पहाड़ों और मणिपुर के सभी कुकी संगठनों से वार्ता करेंगे और युवाओं को देश के प्रगति में साझेदार बनने का मौका देंगे। उन्होंने दावा किया कि असम में बोडोलैंड का मुद्दा सुलझा लिया गया है। यूक्रेन संकट को लेकर रूस और पश्चिमी शक्तियों के बीच बढ़ते तनाव के बीच भारत 40 से अधिक देशों की भागीदारी के साथ शुक्रवार से आयोजित होने वाले विशाल नौसैनिक अभ्यास में अपनी बढ़ती समुद्री शक्ति का प्रदर्शन करेगा। 25 फरवरी से 4 मार्च तक विशाखापट्टनम में मिलन अभ्यास में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, फ्रांस, बांग्लादेश, म्यांमार, दक्षिण कोरिया और मलेशिया आदि देशों की नौसेना ने शामिल होने की पुष्टि कर दी है। जानकारी के अनुसार रूस अपने किसी सैन्य मंच को अभ्यास के लिए नहीं भेज रहा है और यह भी स्पष्ट नहीं है कि वह अपने किसी प्रतिनिधि मंडल को कार्यक्रम के लिए भेजेगा अथवा नहीं। यह द्विवार्षिक अभ्यास साल 2020 में आयोजित होने वाला था, लेकिन कोविड महामारी के कारण साल 2022 तक के लिए स्थगित कर दिया गया। अभ्यास का बंदरगाह चरण 25 से 28 फरवरी तक निर्धारित है, जबकि समुद्री चरण 1 से 4 मार्च तक होगा। भारतीय नौसेना ने कहा है कि अभ्यास का उद्देश्य भारत को दुनिया के लिए एक जिम्मेदार समुद्री शक्ति के रूप में पेश करना है। क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रयासों की पृष्ठभूमि में भारत हिंद महासागर में अपनी समुद्री क्षमता बढ़ा रहा है। कांग्रेस ने बुधवार को गुजरात की भाजपा सरकार पर 6,000 करोड़ रुपए के कोयला घोटाले का आरोप लगाया है। पार्टी ने इस मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट से करने की मांग भी की है और कहा है कि पूरी जांच समयबद्ध तरीके से होनी चाहिए। कांग्रेस ने जांच को सुप्रीम कोर्ट के ही किसी मौजूदा जज की निगरानी में कराने की मांग उठाई है। विपक्षी पार्टियों ने यह भी कहा है कि प्रवर्तन निदेशालय, सीबीआई और अन्य केंद्रीय एजेंसियों को मामला दर्ज करना चाहिए। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक खबर का हवाला देते हुए ट्वीट में लिखा कि 60 लाख टन कोयला गायब। क्या इस कोयला घोटाले पर प्रधानमंत्री कुछ नहीं कहेंगे? कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने
संवाददाताओं से कहा कि यूपीए सरकार ने छोटे उद्योगों को किफायती दर पर अपनी गुणवत्ता वाला कोयला उपलब्ध कराने की नीति 2007 में शुरू की थी और इसके तहत राज्यों से कहा गया है कि कोल इंडिया की खदानों से उनके पास कोयला सीधे पहुंच जाएगा और वे छोटे उद्योगों को कोयला मुहैया करा दें। लेकिन गुजरात सरकार ने खुद यह काम करने की बजाय कुछ एजेंसियों को ही दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि 60 लाख टन कोयला जो छोटे उद्योगों को मिलना चाहिए था उसे राज्य के बाहर दूसरे उद्योगों को कई गुना भाव पर पेश किया गया। इसकी कीमत 6000 करोड़ रुपए है। यह 6000 करोड़ रुपए का घोटाला है। वल्लभ ने दावा किया कि पिछले 14 सालों में गुजरात के उद्योग विभाग ने ये एजेंसियां नहीं बदली, जबकि दूसरे राज्यों में उद्योग विभाग स्वयं यह काम कर रहा है। पहले नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री होने के साथ राज्य के उद्योग मंत्री थे और इसके बाद विजय रूपाणी और भूपेंद्र पटेल भी मुख्यमंत्री होने के साथ उद्योग मंत्री रहे हैं। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन में सैन्य कार्रवाई के दिए आदेश। पुतिन ने कहा कि अगर यूक्रेन पीछे नहीं हटता है तो जंग जारी होगी। रूस ने यूक्रेन के साथ जंग का ऐलान कर दिया है। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि पूरे मामले पर उनकी नजर बनी हुई है और अगले दिन वे G7 और नाटो समूह के देशों के साथ बैठक करेंगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आखिरकार गुरुवार को यूक्रेन के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है। उन्होंने सैन्य कार्रवाई का ऐलान करते हुए यूक्रेन की सेना को हथियार डालने के लिए कहा है। यूपी में 4 चरणों का मतदान पूरा हो चुका है। अब राजनीतिक दलों की नजर बाकी बचे 3 चरणों के चुनाव पर है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन द्वारा यूक्रेन में सैन्य कार्रवाई के आदेश के बीच अब भारत ने भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अपना पक्ष रखा है। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के जुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। यूक्रेन को लेकर रूस और पश्चिम के बीच बढ़ते तनाव के बीच विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने बुधवार को कहा है कि भारत नियम आधारित व्यवस्था में विश्वास करता है और सभी हितधारकों को एक दूसरे के साथ बातचीत करनी चाहिए। यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को निकालने पर लेखी ने कहा कि सरकार अपनी पूरी कोशिश कर रही है, जैसा कि उसने अतीत में किया है, चाहे वह कोविड-19 की स्थिति हो, लीबिया में आपातकाल हो या अन्य मामले। उन्होंने कहा कि भारत अपने लोगों के साथ खड़ा है। हमारा आग्रह है कि नागरिक दूतावास के संपर्क में रहें। उन्होंने कहा कि भारत नियम आधारित व्यवस्था में विश्वास करता है। हम चारों ओर सद्भाव और शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के 2 अलग अलग यूक्रेनी क्षेत्रों को स्वतंत्र राज्यों के रूप में मान्यता देने के मद्देनजर भारत ने सोमवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक आपातकालीन बैठक में सभी पक्षों से संयम बरतने का आह्वान किया है। भारत ने जोर देकर कहा है कि सभी देशों के वैध सुरक्षा हितों को ध्यान में रखते हुए तत्काल प्राथमिकता तनाव को कम करना और शांति व स्थिरता हासिल करना होगा। भारत में चेक गणराज्य के कार्यवाहक राजदूत रोमन मसारिक ने कहा है कि यूरोपीय संघ रूस के खिलाफ प्रतिबंधों की घोषणा कर सकता है। उन्होंने कहा है कि हमें लगता है कि रूस पूर्वी यूक्रेन के हिस्सों पर कब्जा कर लेगा। ऐसा होने पर हमें न केवल सामग्री प्रदान करने बल्कि शरणार्थियों को स्वीकार करने में भी यूक्रेन का समर्थन करना चाहिए। चेक राजदूत ने कहा है कि यूरोप कभी युद्ध के इतना करीब नहीं था। चंडीगढ़ में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से शहर के कई इलाकों में 42 घंटे तक बिजली गुल रही। लोग अलग अलग माध्यम से मदद की गुहार लगाते रहे, लेकिन प्रशासन पूरी तरह से लाचार रहा। वहीं शहर की सांसद जो है किरण खेर ने कहा है कि मुझे पूरे मामले पर चुप्पी साध ली है। वहीं आनंदपुर साहिब से सांसद मनीष तिवारी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मदद की गुहार लगाई है। बिजली पानी नहीं होने की वजह से मंगलवार के बाद बुधवार को भी आधे दिन तक लोग परेशान रहे। लोगों ने शहर की सांसद किरण खेर से भी हस्तक्षेप करने का आग्रह किया गया, लेकिन 2 दिन से मचे इस हाहाकार पर उन्होंने कुछ नहीं बोला। मंगलवार को हड़ताल शुरू होने के बाद उन्हें ट्विटर अकाउंट से सिर्फ एक ट्वीट किया। उनमें से शहरवासियों के लिए कुछ नहीं लिखा, बल्कि टीवी शो इंडिया गॉट टैलेंट का एक वीडियो पोस्ट किया है। शहर के लोग
जो है 2 दिन तक परेशान रहे, लेकिन सांसद किरण खेर नदारद रही और इससे लोगों में काफी रोष है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर खेर को जमकर कोसा। बिजली संकट को लेकर कई लोगों ने किरण खेर के पति अनुपम खेर को भी ट्रोल किया है। उन्होंने कहा कि शहर में लोग पूरे दिन परेशान होते हैं, लेकिन सांसद की तरफ से कोई बयान नहीं जारी किया गया। ये बेहद शर्मनाक है। राजस्थान सरकार ने राज्य का बजट पेश कर दिया है और इस बात सरकार ने प्रदेश के सभी 200 विधायकों को नए आईफोन गिफ्ट किए हैं, लेकिन इस पर अब राजनीति गर्म हो गई है। भाजपा के विधायकों आईफोन को वापस करेंगे। उनका कहना है कि वित्तीय बोझ को ध्यान में रखते हुए हमें आईफोन वापस करने का फैसला किया है। वहीं पिछले साल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा बजट पेश करने के ठीक बाद सभी 200 विधायकों को आईपैड उपहार में दिया गया था। इस बार दिए गए फोन की कीमत 70,000 रुपए से ऊपर है। बुधवार को मुख्यमंत्री द्वारा बजट पेश किए जाने और सदन की कार्रवाई दिन भर के लिए स्थगित करने के बाद सभी विधायकों को बाहर निकालने के समय एक आईफोन 13 के साथ ब्रीफकेस दिया गया। गहलोत सरकार के एक विधायक ने कहा है कि विधानसभा कागज रहित हो रही है और प्रयास सदन के सदस्यों को हाईटेक बनाने का है। साथ ही PHED मंत्री महेश जोशी ने यह भी कहा कि सिस्टम को पेपरलेस और विधायकों को हाईटेक बनाने के लिए स्मार्टफोन वितरित किए गए हैं। हालांकि विपक्षी भाजपा ने तोहफा लौटाने का फैसला किया है। सरकार के कदम की आलोचना करते हुए भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री वासुदेव देवनानी ने कहा है कि पेपरलेस होना और हाईटेक बनना अच्छा और स्वागत योग्य है, लेकिन इतनी बड़ी राशि खर्च करना, वह भी तब जब राज्य की अर्थव्यवस्था खराब स्थिति में हो, उचित नहीं है। वासुदेव ने पूछा कि आज का बजट राज्य को 5 लाख करोड़ रुपए से अधिक के कर्ज की ओर ले जा रहा है। राजस्व संग्रह घट रहा है, ऐसे में इतना महंगा फोन खरीदना कहां तक जायज है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा और उनकी पत्नी रिंकी भुइया को कामरूप महानगर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने तलब किया है। दोनों पर 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के कथित उल्लंघन का आरोप है। इसे लेकर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट A.K. बरुआ की अदालत ने 11 फरवरी को जारी आदेश में दोनों को 25 फरवरी तक अदालत में पेश होने का निर्देश दिया है। गौरतलब है कि भुइया एक असमिया समाचार चैनल की अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक हैं। निर्वाचन विभाग ने 10 अप्रैल 2019 को असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तत्कालीन अध्यक्ष और महासचिव से शिकायतें मिलने के बाद मामला दर्ज किया था। यह मामला अतिरिक्त मुख्य चुनाव अधिकारी द्वारा मई 2019 में शर्मा न्यूज लाइव टीवी चैनल के खिलाफ आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने के आरोप में दर्ज कराया गया था। तब शर्मा तत्कालीन सर्बानंद सोनोवाल सरकार के मंत्रिमंडल में कई विभागों का प्रभार संभाल रहे थे। ईडी की गिरफ्तारी के बाद विपक्षी दल भाजपा ने नवाब मलिक से इस्तीफे की मांग शुरू कर दी है, लेकिन एनसीपी ने कहा है कि मलिक मंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगे। एनसीपी नेता छगन भुजबल ने कहा है कि केवल आरोप मात्र से नवाब मलिक के इस्तीफे का सवाल ही नहीं उठता है। उन्होंने कहा कि बृहस्पतिवार से इस कार्रवाई के खिलाफ धरना प्रदर्शन शुरू किया गया है। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक की धन शोधन मामले में गिरफ्तारी के बाद उत्पन्न स्थिति पर चर्चा करने के लिए एनसीपी के कुछ मंत्रियों ने बुधवार शाम पार्टी प्रमुख शरद पवार के आवास पर सिल्वर ओक पर बैठक की थी। इस बैठक में उप मुख्यमंत्री अजित पवार, मंत्री छगन भुजबल, हसन मुश्रीफ और राजेश टोपे और अन्य नेता भी शामिल हुए थे। बैठक के बाद एनसीपी के वरिष्ठ नेता व राज्य के खाद्य आपूर्ति मंत्री छगन भुजबल ने कहा कि नवाब मलिक के खिलाफ कार्रवाई के विरोध में एमबीए के 3 दल एकजुट हैं। बृहस्पतिवार को सुबह 10 बजे मंत्रालय के सामने स्थित महात्मा गांधी के पुतले के सामने एमबीए सरकार के सभी मंत्री धरने पर बैठेंगे और उसके बाद शुक्रवार को राज्यसभा में जिला स्तर से लेकर तालुका स्तर तक केंद्र सरकार की बदले की राजनीति के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया जाएगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज नेशनल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन में सैन्य कार्रवाई के दिए आदेश। पुतिन ने कहा कि अगर यूक्रेन पीछे नहीं हटता है तो जंग जारी होगी। रूस ने यूक्रेन के साथ जंग का ऐलान कर दिया है। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि पूरे मामले पर उनकी नजर बनी हुई है और अगले दिन वे G7 और नाटो समूह के देशों के साथ बैठक करेंगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आखिरकार गुरुवार को यूक्रेन के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है। उन्होंने सैन्य कार्रवाई का ऐलान करते हुए
यूक्रेन की सेना को हथियार डालने के लिए कहा है। यूपी में 4 चरणों का मतदान पूरा हो चुका है। अब राजनीतिक दलों की नजर बाकी बचे 3 चरणों के चुनाव पर है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन द्वारा यूक्रेन में सैन्य कार्रवाई के आदेश के बीच अब भारत ने भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अपना पक्ष रखा है।